इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 समकालीन भारत 1 का 5वां पाठ प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। इसमें प्राकृतिक से क्या क्या पेड़ हुआ, क्या पौधा हुआ, क्या पैदा किया, प्राकृतिक ने उत्पन्न किया, उसके बाद से जंगलों के प्राणी जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या अस्पताल के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है? मतलब अलग अलग प्रकार के, मतलब स्कूल, घर या अपने आसपास के मैदानों में अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग प्रकार के झाड़ियां, अलग अलग प्रकार के घास आपने देखा है। ठीक है, पक्षी को भी देखा है। क्या वो सब एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इनमें आप अनेकों प्रकार के जैविक रूप की कल्पना कर सकते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के जैविक रूप का भी कल्पना कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर इंद्रधनुष भी ज्यादा बनता है। हर बारिश में इंद्रधनुष मिल जाएगा देखने को। इंद्रधनुष कब बनता है मैं बताता हूँ। जब बारिश होता है ना, तो उस समय इंद्रधनुष बनता है। जैसे सूरज का किरण डायरेक्ट जमीन पर पड़ा, जमीन पर पड़ने की वजह से पानी पर रिफ्लेक्ट करके वो आसमान में जाकर जब रिफ्लेक्ट करता है बादल के साथ, तब वहां पर इंद्रधनुष बनता है। तो अलग अलग प्रकार के सब जो कल्पना करोगे वो मिलता है, जो सोचोगे वो मिलेगा, जो नहीं सोचोगे वो कभी नहीं मिलेगा। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 12 देशों में से एक है अपना भारत। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत अपना 10वें नंबर पे है, और जो एशिया में चौथे स्थान पर है। विश्व में 10वां, एशिया में चौथे स्थान पर है। कॉन्टिनेंट होता है ना, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब में अपना भारत विश्व में आएगा 10वें नंबर पे, और एशिया महाद्वीप में आता है चौथे नंबर पे। अब 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन आता है वो फिर कभी बताएंगे। भारत में लगभग 1500 फूलों के पौधे हैं। समझो कि भारत में 1500 फूल हैं, फूल के, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। 6% अपने हिंदुस्तान में है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं। मतलब इस देश में ऐसा भी पौधा है, फूल है, जिसमें फूल नहीं होता है, सिर्फ झाड़ियां होती हैं, वैसे टाइप में। जैसा कि फर्न शैवाल। अब फर्न शैवाल जिसको बोलते हैं एलेगी तथा कवक, जिसको फंजाई, इसमें भी फूल नहीं होता है, ये केवल फल, मतलब वो भी फूल के ही पौधों में आता है, लेकिन उसमें कांटेदार झाड़ियां, मतलब कांटा होता है उसमें। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। अब देखो 90,000 जातियां हैं जानवरों की, जिसमें से मछलियां भी आती है, जानवर भी आते हैं, ताजे मछली या समुद्री पानी के मछली, सबको लेकर 90,000 जातियां यहाँ पर हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्यों की सहायता, इंसानों की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। जैसे में किसान जो फसल लगाता है, फल लगाता है, बागान लगाता है, वो वनस्पति तो है, लेकिन वे प्राकृतिक नहीं है, वे मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है। क्या आप जानते हैं
वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, जो भारत के है, देसी है, उसे देशज कहते हैं। जो भारत का अपना वनस्पति है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आते हैं उसे विदेशज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, अपने देश का देशज, दूसरे देश का विदेशज। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, पौधों की उत्पत्ति से है। जैसे कोई भी वनस्पति कहाँ होता है उसके जगह के अनुसार से उसका उत्पत्ति और उसका नाम ग्रहण किया जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन प्राणी में इतने विविधता निम्नलिखित कारणों से है। कौन कौन कारणों से है? जगह के कारण से है, वनस्पति के कारण से है, जातियों के कारण से है, प्राणियों के कारण से है। अब देखते हैं धरातल। धरातल में अपने जमीन से रिलेटेड आ जाएगा उसमें। इसमें भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का वनस्पति पर सीधा नहीं तो उल्टा कभी ना कभी प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? क्या पर्वत हो, पहाड़ हो, चाहे मैदानी क्षेत्र, चाहे ठंडा वाला क्षेत्र, उन सब में एक ही प्रकार का वनस्पति हो सकता है? सवाल है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मौसम और धरती के प्रभाव के वजह से भी वनस्पति होती है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। जो उपजाऊ जमीन है उसी पर खेतीबाड़ी की जाती है। ऊपर तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। जो उबड़ खाबड़ जगह है वहां पर जंगल चाहे घास का मैदान है, जिनमें वन प्राणियों को आश्रय मिलता है, जिसमें जानवरों को रहने के लिए जगह मिल जाता है, जिसमें जानवर रहते हैं। अब देखते हैं मृदा। मृदा आपने 8 क्लास में ही पढ़ा है, अब इसमें पढ़ो 9th क्लास में। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदा मतलब मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में करीबन 7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो विविध प्रकार के वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा, वहां पर बालू होता है, तो उसमें कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्राणपाती वन पाए जाते हैं, जो प्राण बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां जमीन की परत गहरी है, वहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी क्या? वो सीधे नीचे चले जाते हैं उसके जड़, और वहीं से उसको टिकाऊ दे दिया जाता है, वहीं से वो पेड़ टिक जाता है। उसको बोलते हैं शंकुधारी वन, शंकुधारी पौधा, जिसका मतलब जो जड़ होता है वो चौला नहीं होता है, चौला ऊपर का भाग होता है, लेकिन जो नीचे वाला जड़ होता है वो डायरेक्ट जमीन में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, जिसके वजह से पेड़ का गिरना असंभव हो जाता है। लेकिन फिर भी ऊपर से अगर पहाड़ गिर जाए तो कोई टिकेगा क्या? कोई नहीं टिकेगा ना। अब है जलवायु। जलवायु में है तापमान। तापमान में देखते हैं वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। तापमान में क्या है? वनस्पति की विविधता, उसकी प्रकार, विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करता है। हमारा तापमान और वायु किस तरह होगा उस तरह वनस्पति उगता है, वहां पर उत्पन्न होता है। हिमालय पर्वत के ढलानों तथा प्रद्वीप के पहाड़ों पर 915 मीटर की ऊंचाई से लगभग तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। जो तापमान गिरते रहता है मीटर बाय मीटर, जिसके वजह से वनस्पति में गिरावट आती है पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में। लेकिन हिमालय में ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है जिसके वजह से अच्छे बीमारी को खत्म किया जा सकता है, समझे? और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा
अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। अब देखो, जो हिमालय क्षेत्र में होता है उष्णकटिबंधीय से, उसको बोलते हैं उपोष्ण, शीतोष्ण तथा लाइपाइन वनस्पति में परिवर्तित, और उसको लाइस्पाइन वनस्पति के नाम से, चाहे उपोष्ण वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति के नाम से ही जानते हैं। तो ये सवाल पूछेगा कि शीतोष्ण वनस्पति किसे कहते हैं, उपोष्ण वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय लिख लेना, उसे उष्णकटिबंधीय से ये लिखकर करना जो हिमालय में होता है, पर्वतों के श्रेणी में होता है। ये देखो, सारिणी 5.1 में वनस्पति खंड के तापमान की विशेषताएं, जिसमें वनस्पति खंड, जिसमें उष्ण में होता है 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 18 से अधिक कोई पाला नहीं। उपोष्ण में 17 से 24 सेल्सियस के बीच में होता है। जनवरी के औसत तापमान डिग्री में, ये तो है वार्षिक तापमान, ये है जनवरी में। तो इतने क्षेत्र में उपोष्ण क्षेत्र जहां पाला कभी कभी। शीतोष्ण में एकदम 7 हो जाता है, 7 से 17 के बीच में, और अल्पाइन करीबन 7 सेल्सियस आ जाता है। उसमें बर्फ होता है, केवल आप मूवीज वगैरह में देखे होंगे, बर्फ में एकदम पतला पतला पेड़ जाता है ऊपर तक, तो ऐसा ही पेड़ बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं, बाकी जगह पर नहीं पाए जाते हैं। और ये है कब का डाटा है, स्रोत भारत का पर्यावरण एटलस, जून 2001, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली। ये तब डाटा बनाया गया था। आज पता नहीं सरकार क्या करती है, आई डोंट नो। अब है सूर्य का प्रकाश। अब सबके बारे में जान लिए, सूरज देवता के बारे में तो जान लें। पृथ्वी हमारी माता है तो सूरज हमारे नाना जी हैं, समझे कि नहीं? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, कोई भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश समुद्र तल से ऊंचा एवं ऋतु पर निर्भर करता है। नहीं समझे? किसी भी स्थान पर सूर्य का प्रकाश का समय उस स्थान के कब कितना देर सूर्य का समय रहेगा किसी भी स्थान पर, उसका समुद्र तल के ऊंचाइयों और ऋतुओं के अनुसार निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। प्रकाश जब ज्यादा होता है तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से पेड़ पौधा जल्दी बढ़ता है गर्मियों के महीने में, और ठंडी में नहीं, क्योंकि सब जम जाता है। नीचे देखिए, ज्ञात कीजिए लिखा है ना, वहां पर पढ़िए। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति होते हैं। जैसे में देखो, हिमालय पर्वत के जो दक्षिणी ढलानों पर, उत्तरी ढलानों से, उत्तर छोड़ दो, दक्षिणी ढलानों पर सबसे ज्यादा घने वनस्पति होते हैं। वहां पर क्यों होते हैं? क्योंकि उधर का तापमान थोड़ा कम होता है, उधर ज्यादा होता है, इसलिए नहीं होता है। वर्षण, अब वर्षा के बारे में देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी जलवायु में पढ़ा है वर्षा के बारे में, लेकिन अब वर्षा के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। भारत में लगभग सारी मतलब क्या, सारी वो पढ़ने वाला मत समझ लेना। सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्व मानसून से होती है। जैसे देखो, पश्चिम से दक्षिण, चाहे दक्षिण से पश्चिम जाता है, उसके बाद से एक हवा जो है इधर से दक्षिण से पूरब जाता है, और फिर उधर से आता है जो आपको पश्चिम से उत्तर होते हुए आपको मध्य में आता है, और पूरब से होते हुए किधर से आता है, उत्तर में जाता है। तो दिक्कत होता है क्योंकि उस समय चक्रवात बन जाते हैं, जिसकी वजह से वर्षा ज्यादा होता है। ये मौसम जून से सितंबर तक होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। नहीं समझे? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों से ज्यादा घने जंगल होते हैं जहां पर वर्षा होता है। यहाँ पर ज्ञात कीजिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन घना वनस्पति होता है, क्योंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अच्छा है। इसके लिए
क्या आपने कभी सोचा है कि मतलब जंगल मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? सोचो सोचो, क्यों जरूरी है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है। जो जंगल है वो नवीकरण योग्य संसाधन है, वो फिर से लगाया जा सकता है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वातावरण को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है पर्यावरण। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार पर ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, जिसके वजह से बहुत सारे फैक्ट्रियां वहां पर बसी हुई हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। कौन? वृक्ष, जलवायु, पर्यावरण। जहां पर्यावरण अच्छा होता है वर्षा भी वहीं पर होती है। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है, इससे जमीन को जीने की क्षमता मिलता है और वन प्राणियों को आश्रय मिलता है और जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए एक घर बन जाता है, आश्रय मिल जाता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जिसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं बढ़ी है। जैसे भारत में प्रगति इतनी ज्यादा हो रही है जिसके वजह से पेड़ पौधा काटा जा रहा है। तो बदलाव किस तरह हो रहा है? पेड़ पौधा काट दोगे तो अधिक क्षेत्र की मांग हो रही है, तो अधिक क्षेत्र के लिए कृषि के लिए जमीन का पेड़ काटा जा रहा है, उद्योगों के लिए पेड़ काटा जा रहा है, शहरीकरण के लिए पेड़ को काटा जा रहा है। तब तो दिक्कत है ना, क्योंकि इतना पेड़ काटा जाएगा तो प्राकृतिक संसाधन जाएगा कहाँ? सब खत्म, इंसान खत्म, जानवर खत्म। और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहे हैं, अब जंगल भी कम हो रहे हैं। परियोजना कार्य अपने स्थूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों के पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो वे कैसे बढ़ते हैं। इसके बारे में आप परियोजना कर सकते हैं, एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। सन 2003। अभी देखो यार, किसको किसको बोरिंग लग रहा है? जिसको इसको बोरिंग लग रहा है वो जाओ, छोड़ के जाओ, जल्दी जाओ। चलो नहीं गए तो कोई बात नहीं, अब पढ़ा देते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। 2003 में 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना? जंगलों का क्षेत्रफल। भारत के बहुत से भागों में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आग्नेय क्षेत्रों को जोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भागों तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति हैं, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, बदल चुकी है। सब चीज को हम काट फाट रहे हैं तो पर्यावरण बदल रहा है, प्राकृतिक वनस्पति बदल रही है। जमीन के लिए हम पेड़ पौधा काट दे रहे हैं, फिर पेड़ लगा नहीं रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टर उसमें चल नहीं पाता है ठीक से। ये गलत फहमी है इंसानों की, या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है और बिल्कुल कम हो गई है। इसके वजह से आपको कार्य करना पड़ेगा। रोज एक पेड़ लगाओ ना, रोज एक पेड़ नहीं लगा सकते, साल में एक पेड़ जरूर लगाओ, अपने जन्मदिन पर लगाओ, जब भी खुश हो उसमें पेड़ लगाओ। हाँ, मानते हैं कि आजकल जमीन की कमी हो गई है सब किसी के पास, लेकिन गांव वाले बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वे अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ, माता पिता के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ, सालगिरह आता है तो उस पर एक पेड़ लगाओ, छठ आता है तो पेड़ लगाओ, दिवाली आता है पेड़ लगाओ, दशहरा में पेड़ लगाओ, कटाई पर्व में पेड़ लगाओ। लगाते रहो, जगह लगाते रहो, पेड़ लगाते रहो, मजा आएगा। परियोजना कार्य चित्र 5.1 में दिए गए खंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5.1 को देखो और इसका उत्तर देना है। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसके बारे में मैं नीचे बताऊंगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है? जिसके बारे में आप इसके जस्ट नीचे वनस्पति के प्रकार में जानोगे। क्या आप जानते हैं
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.5% है। पहले कितना था? 68 लाख था, लेकिन वो तो वर्ग किलोमीटर हो गया ना। ये 21% है, इसको 40-45% बनाकर रखना है। यही थीम होना चाहिए, यही मेन मतलब होना चाहिए। ठीक है, हम अगले भाग में पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार। तब तक आप आराम करो, पढ़ो लिखो, मौज करो, मस्ती करो, मौज करो। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करो। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।